तो आज अपन आर्टिकल 21 तो 22 देखते हैं। 21 में अपन आर्टिकल 21 से चालू करते हैं, जो अपना था प्रोटेक्शन देता है अपन को लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। ठीक है? ये 2 लाइन का आर्टिकल है बट है बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत सारी इंटरप्रिटेशन अपन को देखनी रहेगी। डायरेक्ट डायरेक्ट पे आ जाते हैं अपन। तो यहाँ वर्ड यूज है नो पर्सन। पर्सन यानी सिटीजन और एलियन दोनों इंक्लूडेड हो जाएंगे इसमें। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। दो चीजें बताई गई हैं इसमें। ठीक है? और ये एक जनरल रूल दे दिया कि कोई किसी भी इंसान की आप उसको डिप्राइव नहीं करेंगे लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का। और साथ में एक्सेप्शन भी इसी आर्टिकल में दी हुई है। क्या है? अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। तो ये अपन तीनों वर्ड देखेंगे, लाइफ, लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी और प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ का क्या मतलब होता है। तीनों चीजों का अपन मतलब देखेंगे। ये दो आर्टिकल्स जो आर्टिकल 20 है और आर्टिकल 21 है, ये दो आर्टिकल्स है जो सस्पेंड नहीं हो सकते इमरजेंसी में। कैन नॉट बी सस्पेंडेड। यही एक बहुत बड़ा फैक्ट है। अगर ये सस्पेंड नहीं हो सकती, यही बताता है कि ये दोनों आर्टिकल्स कितने इंपॉर्टेंट है किसी भी इंसान के लिए। इनके लिए अपन थोड़े केसेस से चालू करते हैं इंटरप्रिटेशन देखने के लिए। जो वर्ड लाइफ यहाँ पे यूज हुआ है आर्टिकल 21 में, उसका मतलब होता है डिग्निफाइड लाइफ। क्योंकि लाइफ तो हर चीज की होती है, प्लांट की भी लाइफ है, एनिमल्स की भी लाइफ है। पर अपन जो इंसानों के लिए लाइफ की बात कर रहे हैं, जो आर्टिकल 21 लाइफ की बात कर रहा है, वो एक ब्रॉडर मीनिंग की बात कर रहा है, जो कि होता है डिग्निफाइड लाइफ, जो कि एनिमल एग्जिस्टेंस से बढ़कर होगी। उसको अपन इस आर्टिकल के अंदर लाइफ की डेफिनेशन वो होगी। If a person has basic necessities required to live life and has all those means and ways by which life can be enjoyed, then a person lives according to Article 21। ये एक डेफिनेशन हो सकती है लाइफ की 21 के अंदर। अब अपन कुछ केसेस देखते हैं जिसमें इंटरप्रिटेशन हुआ था इस आर्टिकल का। सबसे पहला केस ए के गोपालन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। यहाँ पे पर्सनल लिबर्टी को डिफाइन करने की कोशिश करी गई थी। इसमें बहुत नैरो डेफिनेशन दी गई थी आर्टिकल 21 में, के अंदर, इस केस के अंदर ए के गोपालन में। क्या बोला था कि आर्टिकल पर्सनल लिबर्टी का मतलब नथिंग मोर देन अ लिबर्टी ऑफ फिजिकल बॉडी दैट इज फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो सिर्फ इतनी सी फ्रीडम दी जा रही थी, इतनी सी पर्सनल लिबर्टी किसी इंसान को आर्टिकल 21 के अंदर दी जा रही थी। किससे? अरेस्ट और डिटेंशन से, विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब अगर लॉ की अथॉरिटी नहीं है, सिर्फ उससे बचाएगा आपको पर्सनल लिबर्टी 21 के अंदर। तो बहुत ही लिमिटेड इंटरप्रिटेशन इसको दी गई। आगे क्या बोला? द वर्ड लिबर्टी इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड। तो जो लिबर्टी शब्द है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। तो अगर उसको अगर अपन ब्रॉडली इंटरप्रेट करेंगे, तो जो 19 के अंदर राइट्स दिए हुए हैं, फ्रीडम्स दी हुई है, स्पीच का, ट्रैवल का, स्टे का पूरे इंडिया में, तो वो सब भी कवर हो जाएगा। इसलिए अपन को इसको नैरो डाउन करना चाहिए, ऐसा कोर्ट ने बोला। बाय क्वालिफाइंग द वर्ड लिबर्टी, मतलब यहाँ पे पर्सनल लगा के लिबर्टी वर्ड को क्वालिफाई किया जा रहा है। द इम्पोर्ट ऑफ द वर्ड पर्सनल लिबर्टी इज नैरोड डाउन। जस्ट बिकॉज यहाँ पे पर्सनल वर्ड यूज है, ये वर्ड का पर्सनल लिबर्टी का मतलब बहुत नैरो डाउन हो जाता है। यहाँ पे कोर्ट ने आगे बोला आर्टिकल 21 शुड बी हेल्ड एज डीलिंग विद फ्रीडम्स नॉट गिवन इन आर्टिकल 19। ठीक है? आर्टिकल 19 से सेपरेट करने की कोशिश करी यहाँ पर। यहाँ पे बोला है कि 19 और 21 डील विद डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लिबर्टी। जैसे कि आर्टिकल 21 जो है वो पूरे डेप्रीविएशन, मतलब पूरी तरह से अगर आपकी कोई लिबर्टी ले रहा है, पर्सनल लिबर्टी ले रहा है, तो उसके खिलाफ प्रोटेक्शन 21 में है। और अगर पार्शियल कंट्रोल है, किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है आपकी लिबर्टी पे, तो आर्टिकल 19 का स्कोप है वो। ऐसा कोर्ट ने बोला। ठीक है? फिर एक और वर्ड यूज है यहाँ पे, जो कि है लॉ। लॉ के लिए कोर्ट ने क्या बोला? द सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटेड द वर्ड लॉ as state made law and rejected the plea that the term law in Article 21 meant
नॉट द स्टेट मेड लॉ बट जस्ट नेचुरल, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो कोर्ट ने बोला कि जो यहाँ लॉ वर्ड यूज हो रहा है उसका मतलब होता है स्टेट मेड लॉ। मतलब स्टेट ने जो भी ऑथराइज होगा लॉ बनाने के लिए, अगर उसने कोई लॉ बना दिया तो वो इस डेफिनेशन में आ जाएगा। उसमें ये जरूरी नहीं होगा कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो भी एग्जिस्ट करे इस लॉ के अंदर, बस स्टेट को कॉम्पिटेंट होना चाहिए लॉ बनाने के लिए, तो वो लॉ बन जाएगा। तो बहुत, जैसा मैं देख सकते बहुत रिस्ट्रिक्टेड इंटरप्रिटेशन यहाँ पे एक गोपालन के केस में दी है। फिर आगे बढ़ेंगे तो खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1963 के जजमेंट है। यहाँ पे थोड़ा एक्सपैंड किया गया स्कोप को। यहाँ बोला गया द पर्सनल लिबर्टी इज नॉट ओनली लिमिटेड टू बॉडली रिस्ट्रेंट और कन्फाइनमेंट टू प्रेजेंस ओनली। तो गोपालन के केस में बोला, जो बोला था उसका ठीक उल्टा यहाँ पे कर दिया गया। यहाँ पे बोल दिया कंपेंडियस टर्म है जो कि बहुत इंक्लूड करता है, इंक्लूडिंग विद इन इटसेल्फ ऑल द वेराइटीज ऑफ राइट्स which go to make up the personal liberty of a man other than those dealt with in आर्टिकल 19(1). तो 19(1) के अंदर अपन को 6 राइट्स है। तो अभी 6 राइट्स है करेंटली। तो उनके अलावा जितने भी राइट्स होंगे वो आर्टिकल 21 के अंदर कवर हो सकते हैं, जैसे इसमें बोला गया। इन अदर वर्ड्स आर्टिकल 19(1) deals with particular species or attributes of that freedom. Personal liberty in article 21 takes in and comprises the residue। तो बहुत स्पेसिफिक तरह के आर्टिकल 19 में डाल दिए गए, तो बाकी के जो भी बचे वो 21 में आ जाएंगे। In Article 21, the word liberty is qualified by a word personal, but this qualification is employed in order to avoid overlapping between those incidents of liberty which are mentioned in Article 19। तो इसमें इस केस में बोल दिया कि जो क्वालिफिकेशन पर्सनल वर्ड लगा के हुई है वो इसलिए हुई है ताकि ओवरलैपिंग ना हो दोनों आर्टिकल्स के बीच में, दोनों को अपना सेपरेट ग्राउंड मिल सके। सिर्फ इसीलिए क्वालिफिकेशन है और कोई रीजन नहीं है वहाँ पे, ऐसा इस केस में बोला गया। फिर लाइफ का भी बताया गया। लाइफ पे यहाँ पे बोला गया है कि नॉट लिमिटेड टू बॉडली रिस्ट्रेंट और कन्फाइनमेंट टू प्रेजेंस ओनली बट समथिंग मोर देन एनिमल एग्जिस्टेंस। एनिमल एग्जिस्टेंस से बढ़ के लाइफ होगी, इस केस में बोला है। फिर इसी को कंटिन्यू करते हुए, इसी को अपहेल्ड करते हुए मनिका गांधी के केस में यहाँ पे गोपालन केस को पूरी तरह से ओवररूल कर दिया था, और जो पर्सनल लिबर्टी का टर्म था उसको वाइडन कर दिया गया, बहुत अच्छी तरह से कंसिडरेबली वाइड किया गया। तो जो टर्म है पर्सनल लिबर्टी इन आर्टिकल 21 इज ऑफ वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड एंड इट कवर्स अ वैरायटी ऑफ राइट्स which go to constitute the personal liberty of man, and some of them have raised to the status of distinct fundamental rights and given additional protection under article 19। तो इन कोर्ट ने बोला कि 21 को बहुत वाइड है, उसमें बहुत तरह तरह की पर्सनल लिबर्टी आती है, और कुछ पर्सनल लिबर्टीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि इतनी और इतनी डिस्टिंक्ट है कि उनको अलग से फंडामेंटल राइट दिया गया है आर्टिकल 19 के अंदर। कोर्ट ने बेसिकली बोला कि आर्टिकल 19 21 से ही निकल के आता है एक तरह से। फिर कोर्ट ने आगे बोला कि जो कोर्ट का अटेम्प्ट है वो होना चाहिए एक्सपैंड करने का, आर्टिकल 21 की इंटरप्रिटेशन को एक्सपैंड करना है, उसको नैरो डाउन नहीं करना है। एक्सपैंड द रीच एंड एम्बिट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स rather than to attenuate their meaning and content by a process of judicial construction। तो अपन जब भी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं उसको नैरो डाउन नहीं करना, उसको एक्सपैंड करना है कोई भी आर्टिकल के लिए। The Supreme Court made it clear that the procedures established by the legislature must also be reasonable, just and fair and not an arbitrary one। तो गोपालन के केस में बोल दिया था कि स्टेट ने अगर लॉ बना दिया तो वो इसके अंदर लॉ हो जाएगा, पर मनिका गांधी के केस में इसको रिजेक्ट करके बोला गया जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो भी होने चाहिए, कि हर एक लॉ जो बनता है वो रीजनेबल, फेयर और जस्ट होना चाहिए और आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए, कोर्ट ने बोला। In order that the procedure was just, fair and reasonable, it should conform to the principles of natural justice। Law means having elements of principle of natural justice। इसके अगर एलिमेंट्स होंगे तो वो लॉ कहलाएगा 21 के अंदर। The court also ruled that life under Article 21 means more than a mere animal existence। It would include the right to live with human dignity and all other aspects which made life meaningful, complete and worth living। तो यहाँ पे डिग्निफाइड लाइफ का कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया। इसी केस में गोल्डन ट्रायंगल का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, जो कि आर्टिकल्स 14, 19 और 21, इनको साथ में पढ़ना होता है अपन को। तो मनिका गांधी के डिसीजन से पहले क्या होता था, आर्टिकल 21 गारंटीड द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी टू सिटीजंस ओनली अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो लेजिस्लेटिव के अगेंस्ट आपके पास ये डिफेंस नहीं था 21 का, मनिका गांधी के केस के पहले। जो स्टेट था वो किसी भी सिटीजन की लिबर्टी के साथ इंटरफेयर कर सकता था कोई भी वैलिड लॉ बना के।
पर मनेका गांधी के केस के बाद क्या हुआ, वो अब दोनों से प्रोटेक्ट करता है, एग्जीक्यूटिव से भी प्रोटेक्ट करता है और लेजिस्लेटिव एक्शन से भी प्रोटेक्ट करता है। पर उसमें एक्सेप्शन दी हुई है, अपन ने देखा था आर्टिकल 21 के अंदर, है ना। तो उस एक्सेप्शन का क्या सीन है, उसका ये सीन है कि द पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अगर दो कंडीशंस फुलफिल हो रही हो। क्या, एक लॉ होना चाहिए, और जो लॉ है वो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ दैट वेदर लॉ प्रोवाइडेड दैट द प्रोसीजर इज जस्ट फेयर एंड रीजनेबल। मतलब जो लॉ है उसमें अगर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस भी इंक्लूडेड है, तो उस लॉ के यूज करके किसी भी पर्सन को डिप्राइव किया जा सकता है लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी से। ठीक है। फिर अभी रिसेंट का एक केस है, केस पुट्टास्वामी रिटायर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2017 का केस है। Unlike Article 19(1)(a), Article 21 does not confer freedom of action. The life and personal liberty of an individual exists per se because the individual exists. ठीक। यहाँ पे बोल रहा है कि आर्टिकल 19(1)(a) आपको राइट्स दे रहा है, बट आर्टिकल 21 आपको कोई राइट्स दे नहीं रहा है। वो सिर्फ कंफर्म कर रहा है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। Article 21 does not create the right to life and personal liberty. It simply recognizes, declares and protects the life and personal liberty of an individual. इनका बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप एग्जिस्ट कर रहे हैं तब से आपके पास वो राइट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 क्या कर रहा है, वो सिर्फ डिक्लेयर कर रहा है कि आपके पास ये राइट है, उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है और प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर वो रिकॉग्नाइज नहीं होगा तो आप उसको आर्टिकल 32 और 226 के अंदर प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है। फिर ये केस मेनली प्राइवेसी के ऊपर था, तो प्राइवेसी पे हमने बोला है, privacy ensures that a human being can lead life of dignity by securing the inner recess of the human personality from unwanted intrusion. All matters pertaining to an individual do not qualify as being inherent part of a right to privacy. मतलब सारे आपके पर्सनल मैटर्स सारे अपने आप वो प्राइवेसी के अंदर नहीं आएंगे। ओनली दोज मैटर विच ओवर विच देयर वुड बी अ रीजनेबल एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइवेसी, रीजनेबल एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए प्राइवेसी का, वो 21 के अंदर प्रोटेक्टेड होंगे। प्राइवेसी के दो कॉन्सेप्ट होते हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है, स्टेट को रिस्ट्रेन होता है कि आप प्राइवेसी पे किसी के इंट्रूड नहीं करेंगे, किसी किसी भी सिटीजन के। पर पॉजिटिव होता है कि स्टेट पे एक ऑब्लिगेशन आ जाती है कि आपको प्रोटेक्ट करना है इंडिविजुअल की प्राइवेसी को। ये दो कॉन्सेप्ट गुप्ता स्वामी में बताए थे। एक और चीज है, ये जो 14, 19 और 21 है, इस पे कोर्ट ने ये जो गोल्डन ट्रायंगल बनता है 14, 19 और 21 का, इसमें बोला था कि इन तीनों आर्टिकल्स को अलग अलग करके नहीं पढ़ना अपन को। जब अपन किसी लॉ को अगर अपन चेक कर रहे हैं, जुडिशियल रिव्यू कर रहे हैं कि वो आर्टिकल 21 का वायलेशन है कि नहीं, तब अपन को ये भी चेक करना है कि वो आर्टिकल 19 और 14 का वायलेशन तो नहीं कर रहा साथ साथ। और अगर अपन 19 के बेसिस पे चेक कर रहे हैं तो उसी हिसाब से 21 और 14 को भी चेक करेंगे। तो ये तीनों आर्टिकल्स जो हैं ये तीनों साथ साथ चलेंगे, ऐसा कोर्ट ने बोला, और यहाँ से गोल्डन ट्रायंगल का स्टैब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? फिर आते हैं अपन, वहां पे लिखा था, अपन देखे थे, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, है ना। इसका इंटरप्रिटेशन देखते हैं, इसका क्या मतलब होता है। तो जो कोर्ट ने ए के गोपालन के केस में जैसे देखा था अपन ने, कि लॉ को बहुत नैरो डेफिनेशन दी गई थी, और ड्यू, और बाद में मनिका गांधी के केस में उसको एक्सपैंड किया गया। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में एक डिफरेंस होता है। ये वैसे जब देखा जाए तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को ही कंसिडर किया था यहाँ पे रखने का, इसकी जगह प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ की जगह रखने का। पर और जो कि कॉन्सेप्ट है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो कॉन्सेप्ट है वो आता है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो वहां पे उन लोग ने सोचा कि यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रखते हैं। बट फिर उन्होंने देखा कि वहां पे सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज्यादा पावर मिल गई थी, उसका मिसयूज हो रहा था। तब जाके उन्होंने सोचा कि अपन को यहाँ पे प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का लॉ रखना चाहिए। बट अभी जो कंसिडरेशन, अभी जो मतलब इंटरप्रिटेशन चल रहा है, उसके हिसाब से इसी में जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है, इसी में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ही इंक्लूडेड हो गया है इंटरप्रिटेशन के थ्रू। इसका अपन डिफरेंस समझते हैं, फिर समझ में आएगा कि अब इंटरप्रिटेशन में ये कैसे इंक्लूडेड है। उसका डिफरेंस क्या होता है, ओरिजिन देखे तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है,
जबकि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। अपने में आर्टिकल 21 में ये वाला है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ लिखा है अभी के लिए। बट जो वो है एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा हुआ है, बट जुडिशरी ने उसको रीड इनटू किया है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है अपने में आर्टिकल 21 के अंदर। कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका, ये होता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का मतलब ये होता है कि अगर कोई लॉ बना हुआ है तो उसमें कोई भी प्रोसीजर दिया होगा, अगर आपने वो प्रोसीजर पूरी तरह से फॉलो किया, जो भी फॉर्मल लीगल प्रोसीजर दिया हुआ है, आपको उसको स्ट्रिक्टली अगर आपने फॉलो किया है तो आपने प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का पूरी तरह से फॉलो किया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग वो प्रोसीजर फॉलो करके किसी की लाइफ और लिबर्टी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस नहीं देखने, कुछ नहीं देखना, बस देखना है कि एक लॉ है, उसमें एक प्रोसीजर दिया है और आपको उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होता है, उसमें इंश्योर होता है कि जो लॉज और एक्शन है, जो लॉ बना है वही जस्ट, फेयर और रीजनेबल होना चाहिए। तो उसमें जो प्रोसीजर दिया है वो भी जस्ट फेयर और रीजनेबल होना चाहिए, और जो लॉ बना है वो भी जस्ट फेयर और रीजनेबल होना चाहिए। तो इसमें दोनों बहुत इन डेप्थ में जाके प्रोटेक्शन मिलती है। फिर इसका फोकस क्या है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का पूरा फोकस है कि जो प्रोसीजर दिया है, फॉर्मेलिटी जो भी दी गई है वो पूरी तरह से फॉलो हो। बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में कि प्रोसीजर और जो लॉ बना है दोनों पे फोकस होता है। फिर जुडिशियल रिव्यू का स्कोप क्या होता है इसमें, तो जुडिशियल रिव्यू देख रहे थे, तो जुडिशियल रिव्यू में क्या होता है, अगर प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ देखें तो उसमें सिर्फ प्रोसीजर चेक करता है लॉ। जब भी अपन चैलेंज करेंगे उसमें सिर्फ प्रोसीजर देखा जाएगा, उसमें लॉ को नहीं देखा जाएगा, और उसका स्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस देखा जाएगा प्रोसीजर का। बट ड्यू प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पे वो लॉ को भी चेक करेंगे कि वो फेयर, जस्ट और रीजनेबल है कि नहीं, और प्रोसीजर भी देखेंगे। तो मतलब यहाँ जो देख रहे हैं अपन प्रोसीजर स्टाइल हुआ, इन एडिशन टू दैट प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो हो रहे हैं कि नहीं वो भी देखा जाएगा। तो इससे अपन क्या समझ आता है कि जो प्रोसीजर एस्टेब्लिशमेंट लॉ का जो स्कोप है वो बहुत नैरो स्कोप है, क्योंकि उसमें सिर्फ अपन प्रोसीजर चेक कर रहे हैं, है ना। लॉ फेयर हो कि नहीं कुछ नहीं देख रहे हैं। पर यहाँ पे दूसरी तरफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बहुत ब्रॉडर स्कोप में है, यहाँ पे बहुत सारी तरह तरह से राइट प्रोटेक्ट हो रहे हैं, अनजस्ट लॉ से भी प्रोटेक्ट हो रहे हैं, और अनजस्ट प्रोसीजर और ओवरऑल फेयरनेस और जस्टिस हो रही है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में। इम्पैक्ट क्या होता है, अगर प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ हो सिर्फ, तो आर्बिट्ररी लॉज जो हैं उनको भी अपहोल्ड किया जाएगा लॉ के द्वारा, जैसे अपन ने एक गोपालन के केस में भी देखा, एज लॉन्ग एज द करेक्ट प्रोसीजर इज फॉलोड। बस प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए, लॉ पे नहीं देखा जाएगा। बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में आर्बिट्ररी लॉज से भी प्रोटेक्शन मिल जाती है, प्रोसीजरल पे भी और सब्सटैंटिव बेसिस पे भी, अगर वो फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल नहीं है तो उससे प्रोटेक्शन मिलेगी उस लॉ से अपन को। ठीक है, इंटरप्रिटेशन क्या है, यहाँ पे गोपालन के केस में, एक गोपालन के केस में उसको बहुत नैरोली इंटरप्रेट किया गया कि सिर्फ स्टेट मेड लॉ होना चाहिए, और इसको बाद में एक्सपैंड किया गया मनेका गांधी के केस में, जिससे ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी यहाँ पे रीड इनटू होने लगा, जिससे राइट जस्ट एंड फेयर होना चाहिए और आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए लॉ को। ये हो गया। ठीक है, इससे यहाँ समझ आता है कि जो लिखा तो है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, पर अपन इन एडिशन टू इसके प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है कि जस्ट फेयर और रीजनेबल होना चाहिए, वो भी देखते हैं। तो उस तरह से अपन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी रीड इनटू करते हैं इसके अंदर, और ये मनिका गांधी के केस के बाद से आया है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। देखो अब फिर क्या हुआ, जब मनिका गांधी के केस के बाद से अपन ने देखा कि आर्टिकल 21 को बहुत ज्यादा एक्सपैंड किया गया, तो उसके अंदर बहुत तरह तरह के राइट्स इंक्लूडेड होने लगे। ये मैंने थोड़े से लिस्ट कर दिए हैं यहाँ पे, और केसेस के नाम के साथ। बट इनके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, अलग अलग केसेस में अलग अलग मिल जाएंगे आपको। मैं एक दो बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे एक राइट टू स्लीप है, ये एक राइट इंक्लूडेड हो गया है आर्टिकल 21 के अंदर, पर्सनल लिबर्टी का राइट आपका। फिर है राइट टू लाइफ बट डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, मतलब आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू डाई आपके पास नहीं है। इसका ये, इससे अपन ये देखते हैं कि एक कॉन्सेप्ट होता है यूथनेशिया का, इसको मास्टर किलिंग भी बोलते हैं एक तरह से। ये दो तरह की होती है,
एक होती है एक्टिव और एक होती है पैसिव। एक्टिव में क्या होता है, आप एक्टिवली किसी को मार रहे हैं, आप कोई एक्शन से किसी की डायरेक्ट डेथ हो रही है, उसको अपन एक्टिव बोलते हैं। और पैसिव होता है जब आप किसी का, फॉर एग्जांपल किसी का लाइफ सपोर्ट में अगर कोई इंसान जी रहा है, और अगर आप उसको वो बंद कर दें, तो उससे वो नेचुरली मर जाएगा, तो वो पैसिव होता है, उसके आपका कोई डायरेक्ट वो नहीं होता। तो इंडिया में जो है एक्टिव यूथनेशिया का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक इलीगल चीज हो जाएगी। पर जो पैसिव यूथनेशिया है, वो एक राइट हो जाता है इंसान का, ठीक? वो राइट प्रोटेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। एक्टिव यूथनेशिया पे अगर आप जाएंगे तो वो मर्डर होमोसाइड हो जाएगा, कल्पेबल होमोसाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर इफ राइट टू फ्री लीगल एड है, ये 21 में ऐड किया गया, 21 में रीड इनटू किया गया। फिर है राइट टू एजुकेशन, जिसको रीड इनटू किया गया आर्टिकल 21 के अंदर, जिसको बाद में आर्टिकल 21 ए में जोड़ दिया गया। 21 ए एक ऐड किया गया जिसमें राइट टू एजुकेशन जोड़ दिया गया जजमेंट के बाद से, ठीक है। तो ये अपना आर्टिकल 21 यहाँ पे कंप्लीट। अब आते हैं अपन अपने 21 ए पे, ठीक है। आर्टिकल 21 ए क्या कहता है अपना? आर्टिकल 21 ए जिसमें बताया अभी बाद में ऐड हुआ है उस केस के बाद, यह ऐसा अपना 86 अमेंडमेंट एक्ट है। इसमें क्या बोलता है, द स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। तो ये याद रखना, 6 to 14 ईयर्स तक को ही फंडामेंटल राइट मिला है कि आपको एजुकेशन का राइट मिलेगा। किसी भी तरह से दे सकती है स्टेट, बाय लॉ डिटरमाइन, स्टेट डिटरमाइन करेगी कैसे देना है, ठीक। और यह ऐसा अपना 86 अमेंडमेंट एक्ट है। और फिर देखते हैं अपन इसके थोड़े केसेस देखते हैं। ये 2002 का एक्ट है, मोहिन पहला केस है मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1992 का। इसमें क्या बोला, द कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू एजुकेशन एट ऑल लेवल इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। तो इसमें कोई क्वालिफिकेशन इनने नहीं लगाई कि 6 से 14 साल का होना चाहिए। कोर्ट ने बहुत एक्सपैंडेड वो व्यू दिया है कि फंडामेंटल राइट है एजुकेशन का, है ना। एंड चार्जिंग अ कैपिटेशन फी फॉर एडमिशन इलीगल एंड अमाउंटेड टू डिनायल ऑफ सिटीजन राइट टू एजुकेशन। एजुकेशन इन इंडिया हैज नेवर बीन अ कमोडिटी, मतलब आप इसको नॉर्मल बिजनेस की तरह नहीं चला सकते। However, the court did not say up to what age a citizen has a right to education guaranteed by constitution। तो ये 6 से 14 साल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये आया था अगले केस से, उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। The court specifically held that the right to education for the children of the age of 6 to 14 years a fundamental right। इसमें कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया मोहिनी जैन के केस को कि एट ऑल पॉइंट और एट ऑल लेवल राइट टू एजुकेशन होगा। इसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन है। उसके बाद जो है अपन डीपीएस में देखेंगे कि वो स्टेट की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आपको पढ़ने मिलेगा कि नहीं मिलेगा। The court held that after 14 years of age of the children, the obligation of the state depends on the economic capacity and development। कोर्ट ने भी सेम बात बोली, और ये डीपीएसपी में भी है मेंशन, ठीक है। फिर आर्टिकल 21 है तो अच्छा, राइट टू एजुकेशन दे रहा है, बट इसको भी चैलेंज कर दिया गया था कोर्ट में। तो ये वाला केस था प्रमति एजुकेशनल कल्चरल ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का केस था। 21 ए को चैलेंज किया गया, पर उसमें कोर्ट ने बोल दिया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट नहीं जाता है और कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। आर्टिकल 21 है, इतना छोटा सा है, इसमें कोई दिक्कत किसी को? तो अपन आगे बढ़े। अब देखते अपना आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस। तक कुछ क्या उन लोग का मिस हो गया था, मैं इसलिए करवा रहा हूँ, कोई और आया नहीं था नया। नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी। हाँ, यहाँ पे देखो 4 तरह के राइट्स मिल रहे हैं इसके अंदर आर्टिकल 22 के अंदर। अगर अपन पहले के 2 क्लॉज देखे तो क्या क्या बोला है, नो पर्सन हु इज अरेस्टेड, कोई भी इंसान जो कि अरेस्ट हुआ है,
shall be detained in custody without being informed as soon as may be of the grounds for such arrest। ठीक है, ये एक हो गया राइट कि अगर आपको कोई डिटेन किया गया है तो आपको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताने पड़ेंगे। ये आपका एक राइट इसके अंदर ये मिलता है। नॉर अलग से दूसरा, शैल बी डिटेन्ड डिनाइड द राइट टू कंसल्ट। तो ये आपका सेकंड राइट होता है इसके अंदर कि राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। दो राइट्स होगा। फिर अगले क्लॉज पे आते हैं। एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड शैल बी प्रोड्यूस्ड। अरेस्ट और डिटेन हुआ है उसको प्रोड्यूस करेंगे फॉर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट विद इन द पीरियड ऑफ 24 आवर्स। ठीक है, तो ये उसका थर्ड राइट हो जाएगा कि मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रोड्यूस करना है। ऑफ अरेस्ट एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द कोर्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, वो टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा जर्नी का। 24 आवर्स का टाइम है पेश करने के लिए। फिर अगला, नो सच पर्सन शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी बियॉन्ड द पीरियड सेट पीरियड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ अ मजिस्ट्रेट। ये चौथा राइट हो जाएगा कि आपको बिना अथॉरिटी के डिटेन नहीं किया जा सकता। ये जो पहले के दो क्लॉजेज हैं अपने आर्टिकल 22 के अंदर, ये ऑर्डिनरी लॉज की बात कर रहे हैं, जैसे सीआरपीसी हो गया और कोई भी प्रोसीजर लॉज हो गए, उन सबसे प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, चार राइट्स आपको दिए जा रहे हैं। ठीक, पहले के दोनों क्लॉजेज में। फिर अपन आगे देखेंगे तो आगे प्रिवेंटेड डिटेंशन की बात करी गई है आगे के क्लॉजेज में बाकी के। तो अपन एक केस देख लेते हैं इसका। तो जैसे अपन ने देखा था आर्टिकल 21 में भी अपन ने देखा था कि किसी की पर्सनल लाइफ और लिबर्टी को नहीं छीन सकते, और है ना, किसी की डिप्राइव नहीं करेंगे लाइफ और लिबर्टी को एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। तो उसी की एक मैनिफेस्टेशन यहाँ पे देखने को मिलती है अपन को कि किस लॉ के द्वारा, मतलब किस कैसे कैसे आप किसी के राइट को आप डिप्राइव कर सकते हैं। अगर आपने ये सब चीजें फॉलो कर ली, ये जो चार राइट्स इंसान को मिल रहे हैं उनका अगर वायलेशन नहीं कर रहे हैं, तो वो एक प्रॉपर ग्राउंड होगा किसी की लाइफ और लिबर्टी को डिप्राइव करने के लिए। फिर अपन पहला केस देखते हैं। अ, हाँ, ए के गोपालन का ही केस है फिर से। यहाँ पे बोला गया था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का केस था क्योंकि ए के गोपालन जो थे वो एक लीडर थे, उनका प्रिवेंटिव डिटेंशन हुआ था उस समय में। तो उसी केस है और 21 और 22 के बारे में बात करता है। यहाँ बोला था, it was held that the validity of the preventive detention law was not to be tested in the light of the reasonableness of the restriction imposed thereby on the freedom of movement, nor on the ground that his right to personal liberty was infringed under Article 21, otherwise than according to procedure established by law। तो अपन ने अभी देखा था ए गोपालन के केस में प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को बहुत नैरो डेफिनेशन दी थी। तो इसी में उनने ये भी बोला था कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन अपन देख रहे हैं उसकी वैलिडिटी अपन चेक कर रहे हैं, तो उसको अपन रिस्ट्रिक्शन और उसके ग्राउंड वो सब नहीं देखेंगे कि जो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करी जा रही है उसकी रीजनेबलनेस क्या है, उसको किस लेवल तक रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। अपन को सिर्फ देखना है कि जो लॉ बना है उसमें जो प्रोसीजर दिया है वो फॉलो होना चाहिए। तो वही नैरो डेफिनेशन। फिर मनेका गांधी के केस में इसको पलट दिया। क्या बोला, इट वॉज हेल्ड दैट अ लॉ रिलेटिंग टू प्रिवेंटिव डिटेंशन मस्ट नाउ सेटिस्फाई नॉट ओनली द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर्टिकल 22, 22 को तो फॉलो करना ही करना है, बट आर्टिकल 21 को भी फॉलो करना है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जस्ट फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए, आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए, वो सब चीजें। इन अदर वर्ड्स द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ मस्ट बी रीजनेबल, जस्ट एंड फेयर अंडर 14, 19 और 21। ये अपन ने गोल्डन ट्राइंगल जो अपन ने देखा था उसको फॉलो करना पड़ेगा हर प्रिवेंटिव डिटेंशन को इसके बाद से। फिर वही है, उसके अंदर क्लॉजेस 1 एंड 2 के अंदर चार राइट्स हैं। बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, consult and to be defended by counsel of his own choice, right to be informed of the grounds of his detention or arrest as soon as possible, right not to be sorry, right not to be detained beyond 24 hours without the order of the magistrate। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है पर्सन्स, मतलब सिटीजन एंड नॉन सिटीजन दोनों इंक्लूडेड होंगे। तो फिर जो अरेस्ट एंड डिटेंशन वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे जो अरेस्ट एंड डिटेंशन वर्ड यूज हुआ है इसका मतलब ये नहीं था कि जो कोर्ट ऑर्डर से अरेस्ट या डिटेन हो रहा है उनके लिए अप्लाई नहीं होगा। Not to apply to a person arrested under a warrant issued by the court on a criminal or quasi-criminal complaint or under security proceedings।
तो अगर ये सब प्रोसीडिंग्स है और कोर्ट का ऑर्डर है, तो अगर आपके पास वैलिड ग्राउंड है तो अपन ने देखा था कि बिना मैजिस्ट्रेट की अथॉरिटी के आपको डिटेन नहीं किया जा सकता, बट जो ऑर्डर पास होते हैं, जो वारंट पास होते हैं, वो मैजिस्ट्रेट की अथॉरिटी वही मैजिस्ट्रेट ही पास करता है। तो उन केसेस में आर्टिकल क्लॉज 1 and 2 का नहीं लगेगा। द रीजन इज दैट अ पर्सन हु इज अरेस्टेड अंडर a warrant of a court is informed of the grounds of his arrest, बट फिर भी आपको रिप्रेजेंटेशन का राइट तो मिलेगा ही। फिर अपन क्लॉज 3 देखेंगे। अपन 1 and 2 में अपन ने 4 तरह के राइट्स देखे, और अब उनके एक्सेप्शन देखेंगे कि नथिंग इन क्लॉजेस 1 and 2, मतलब क्लॉजेस 1 and 2 अप्लाई नहीं करेगा दो लोगों को। किसको? अगर वो एक एनिमी एलियन है, या फिर अगर उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अरेस्ट किया गया है। एनिमी एलियन कौन होता है? कोई भी फॉरेनर जिसका, और इसका उस कंट्री का सिटीजन जिस कंट्री से इंडिया करेंटली वॉर पे है या फिर डिक्लेयर की हुई है वॉर, वो सब इंसान एनिमी एलियन हो जाएंगे। और अगर उनको अरेस्ट किया गया है तो 22 में जो 4 राइट्स उनको मिल रहे हैं वो सब नहीं मिलेंगे। फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसे अपन नॉर्मल केसेस में, अगर आप कोई ऑफेंस करेंगे, आपने यहाँ पे कोई ऑफेंस किया, उसके बाद आपको अरेस्ट किया जाता है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? आपने कुछ कोई एक्ट वैक्ट कुछ नहीं किया है, आपको उस पर आप पे शक है कि आप कोई काम कर सकते हो, उससे आपको रोकने के लिए आपको पहले ही पकड़ा जा रहा है, पहले ही डिटेन किया जा रहा है, तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं। अ, और कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको रिकॉग्नाइज भी किया है प्रिवेंटिव डिटेंशन को, क्योंकि उसने यहाँ पे तो मेंशन किया ही है, उसके बाद प्रोसेस भी बताया है पूरा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस को कैसे गवर्न करना है, ताकि उसका मिसयूज ना हो, क्योंकि ऐसे लॉस का, कि आप किसी को प्रिवेंट कर रहे हो, ऐसे लॉस का मिसयूज बहुत हो सकता है। अपन आते हैं अब अपने फोर्थ क्लॉज में, प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉस पे अपन देखते हैं। तो यहाँ बोला है, नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन shall authorize the detention of a person for a longer period than 3 months। यहाँ पे आप किसी भी इंसान को प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए 3 मंथ तक पकड़ के रख सकते हो। इसका 44th अमेंडमेंट आया था, 44th अमेंडमेंट एक्ट आया था, उससे इसको 3 मंथ्स के पीरियड को चेंज करके 2 मंथ्स का रखना था। ठीक है, अमेंडमेंट में था, बट वो कभी इन्फोर्स नहीं हुआ, नेवर इन्फोर्स। तो ये 3 मंथ का 3 मंथ ही रह गया। तो 3 मंथ तक डिटेन किया के किसी को रखा जा सकता है, अनलेस एन एडवाइजरी बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन्स, एडवाइजरी बोर्ड बताएगा तब। और क्या था, उनको अपनी इसी पे आते हैं। No person can be detained under preventive detention law beyond 3 periods without the opinion of the advisory board। तो अगर आपने एडवाइजरी बोर्ड का ओपिनियन नहीं लिया है, तो आप 3 महीने से ऊपर किसी को पकड़ के नहीं रख सकते प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर। ठीक है। एडवाइजरी बोर्ड में कौन कौन रहेगा? एडवाइजरी बोर्ड में जो हैं, या फिर करेंटली हैं, या फिर पहले रह चुके हैं, या फिर क्वालिफाइड हैं बनने के लिए, क्या? जजेस ऑफ हाई कोर्ट। अगर आप अभी किसी हाई कोर्ट के जज हैं, या रह चुके हैं, या फिर क्वालिफाइड है बनने के लिए, क्वालिफिकेशन इसकी आर्टिकल 217 में दी हुई है, सब कोई हाई कोर्ट का जज बन सकता है, तो वो लोग एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर्स बन सकते हैं। फिर एडवाइजरी बोर्ड को ये जो 3 महीने का पीरियड है, इसके एक्सपायरेशन से पहले उनको एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी पड़ेगी कि सफिशिएंट कॉज है कि नहीं, कि जिसका इंसान को आपने पकड़ के रखा है, उसको पकड़ने के बाद आपके पास ग्राउंड है कि नहीं। और अगर आपको लगता है कि उसके पास ग्राउंड्स हैं, तो आप उसको 3 महीने से ज्यादा पकड़ के रख सकते हो। अगर उनको लगता है कि वो जस्टिफाइड नहीं है, रीजन उनके पास नॉट जस्टिफाइड, तो उसको रिलीज कर देंगे तभी के तभी। और अगर उनको लग रहा है कि जस्टिफाइड है, तो वो पीरियड डिटरमाइन कर देंगे, बता देंगे पीरियड कब तक उसको पकड़ के रखना है, पकड़ के रखेंगे। पर एडवाइजरी बोर्ड के पास बाउंडेशन है कि उसको 3 महीने के एक्सपायरेशन के पहले पहले रिपोर्ट सबमिट करनी है। अगर उसने रिपोर्ट नहीं दिया, 3 महीने हो गए, खत्म हो गया, उसको फिर भी पकड़ के रखा है, तो डिटेंशन इलीगल हो जाएगा। तो अगर इलीगल हो जाएगा तो आप हेबस कॉर्पस की रेट लगा सकते हो आर्टिकल 32 के अंदर। एक और चीज है, पार्लियामेंट अंडर
22 क्लॉज 7 का क्लॉज भी अपन फिर से देखेंगे बाद में। यहाँ से लॉ बना के बता सकती है कि मैक्सिमम पीरियड क्या होगा किसी को पकड़ के रखने का, और इस पीरियड से ज्यादा जो भी मैक्सिमम पीरियड डिफाइन होगा उससे ज्यादा आप किसी हालत में किसी को डिटेन करके नहीं रख सकते। मान लो एडवाइजरी बोर्ड ने कहा कि हाँ हमारे पास सफिशिएंट कॉज है और हम उसको और डिटेन करना चाहते हैं, वो लोग तब भी उसको ये जो मैक्सिमम पीरियड डिसाइड होगा उससे ज्यादा नहीं रख सकते तब भी। ठीक है, फिर आते हैं अपन ये केस पे। इस केस में क्या बोला था? द कोर्ट हेल्ड दैट अ रिपोर्ट ऑफ एडवाइजरी बोर्ड अंडर आर्टिकल 22 क्लॉज 4 मस्ट बी ऑब्टेन्ड विद इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ डिटेंशन, पकड़ने के 3 महीने के अंदर अंदर। दिस रिक्वायरमेंट कैन नॉट बी इवेडेड, इसको आप बच नहीं सकते कि आप उसको हर 3 महीने में पकड़े जा रहे हैं नया ऑर्डर पास कर करके। आप ये नहीं कह सकते कि हम एडवाइजरी बोर्ड का वो अवॉइड नहीं कर सकते, ये एक रिक्वायरमेंट है ही। ठीक है? उसका मिसयूज बचाने के ये कोर्ट का डिसीजन था। फिर अपन क्लॉज 5 देखते हैं। When any person is detained in pursuance of an order made under any law providing for preventive detention, grounds of detention are to be served on a detenue detenue होना चाहिए after his detention। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, जैसे अपन आर्टिकल क्लॉज 5 देख रहे हैं, यहाँ पे बोला है कि अगर किसी ऑर्डर में प्रिवेंटिव डिटेंशन का कोई ऑर्डर है तो उसको जल्दी से जल्दी ग्राउंड्स बताने हैं कि क्यों आपने उसको अरेस्ट किया है। पर यही सेम बात तो यहाँ पे भी लिखी है, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट 1 में लिखा गया है। हाँ, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट का तो यहाँ पे भी बताना है। तो आर्टिकल क्लॉज 1 में से 22 के क्लॉज 1 में और 22 क्लॉज 5 में क्या डिफरेंस है, तो बताएगा कि यहाँ पे भी ग्राउंड बता रहे हैं वहां पे भी ग्राउंड बता रहे हैं। हेलो हेलो बताओ। 22 क्लॉज 1 और 22 क्लॉज 5 में दोनों में सेम बात करी है कि ग्राउंड्स बताने हैं आपको जल्दी से जल्दी, तो दोनों जगह क्यों लिखा है? एक जगह लिख देते काफी होता। छोड़ो मैं बता दे रहा, बाद में देखेंगे। देखो, यहाँ पे अपन ने क्लॉज 3 देखा था। क्लॉज 3 देखा था, उसमें बोल दिया था कि क्लॉज 1 और 2 अप्लाई नहीं करेंगे अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन में है। तो अगर मतलब पूरी तरह से क्लॉज 1 एंड 2 नहीं लगेंगे तो जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट वाला पार्ट है वो भी नहीं लगेगा, है ना? इसके लिए क्लॉज 5 भी ऐड करना जरूरी था ताकि प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस में भी उनको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताया जा सके। पर यहाँ पे ये एक जनरल रूल है, इसका एक एक्सेप्शन क्लॉज 6 में दिया है कि क्लॉज 5 भी अप्लाई नहीं करेगा। कब? अगर उनको लग रहा है कि ऐसे फैक्ट्स हैं कि जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो वैसे फैक्ट डिस्क्लोज करने के लिए आपको कोई कंपेल नहीं करेगा कोई भी अथॉरिटी को। ये दो क्लॉजेस हैं जिस पर ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना है इवन प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस में। कुछ केसेस देख लेते हैं। इस केस में क्या बोला था? इफ द ग्राउंड्स आर ओनली वर्बली एक्सप्लेन्ड, मतलब आपने वर्बली बता दिया कि किस ग्राउंड पे आप उसको पकड़ रहे हो, डिटेन नहीं होना चाहिए। एंड नथिंग इन राइटिंग इज लेफ्ट विथ हिम इन अ लैंग्वेज विच ही अंडरस्टैंड्स, मतलब उसको समझ ही नहीं आ रहा आप उसको क्या बता रहे हो, उसकी भाषा में ही नहीं बताया आपने उसको, तो आर्टिकल 22 का जो पर्पस है वो फुलफिल नहीं होगा, और ये इलीगल डिटेंशन एक तरह से हो जाएगा। आर्टिकल 22 क्लॉज 5 इन्फ्रिंज हो जाएगा। फिर अगला केस था के एम अब्दुल्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991 का। क्या बोला यहाँ पे? कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है आर्टिकल 22(5) के अंदर कि जो रिप्रेजेंटेशन है डिटेन्यू का जिसको पकड़ा जा रहा है उसका कंफर्मेशन और डिटेंशन ऑर्डर के पहले रिप्रेजेंटेशन करना। क्योंकि जो एडवाइजरी अगर किसी इंसान को डिटेन किया जा रहा है तो यहाँ पे उसका मान लो डिटेंशन हुआ किसी इंसान का, तो उनके पास 3 महीने का टाइम है। एडवाइजरी बोर्ड के पास एडवाइजरी बोर्ड के पास 3 महीने का टाइम है इस ऑर्डर को कंफर्म करने के लिए। ठीक है, तो जब तक वो कंफर्म कर रहा है उसके पहले उसका रिप्रेजेंटेशन होना कंपलसरी नहीं है, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं होगा। ठीक है?
और अगर कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अलावा किसी भी, अगर आप प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर किसी को पकड़ रहे हैं, उसमें कोई प्रोविजन नहीं है कि आपको रिप्रेजेंटेशन भी कंसिडर करना है अप्रूव करते वक्त एडवाइजरी बोर्ड को, तो वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है वो डिटेंशन ऑर्डर के कंफर्मेशन के बाद भी आप देख सकते हैं। तो आपको रिप्रेजेंटेशन पहले देने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोर्ट ने बोला। यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन को थोड़ी ज्यादा वैल्यू बढ़ाई गई है एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, फिर एक आखिरी केस इस वाले में, जय नारायण शुक्ल वर्सेस वेस्ट बंगाल 1979 का। The court held that the language of Article 22(5) makes it obligatory for the state to consider the representation of the detainee as soon as it is received by it. जितनी जल्दी उनको अगर मिल रहा है रिप्रेजेंटेशन, तो उतनी जल्दी कंसिडर करना है। आप वहां पे स्टेट ये नहीं बोल सकता, या फिर अथॉरिटी ये नहीं बोल सकती कि हमारे पास एडवाइजरी बोर्ड का ओपिनियन है, उनने कंफर्म कर दिया तो हम इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं सुनेंगे। ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। आपको भले ही उनका ओपिनियन मिल गया है, आपको फिर भी उसका रिप्रेजेंटेशन को कंसीडर करना ही पड़ेगा। ये कंपल्शन है। ठीक है, फिर सिक्स अपन ने देख लिए। फाइव का एक्सेप्शन है कि अगर कुछ पब्लिक इंटरेस्ट में है फैक्ट्स, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, तो उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। सिक्स में सिंपल बात है। फिर क्लॉज सेवन, आखिरी क्लॉज आर्टिकल 22 का, पार्लियामेंट बना सकता है लॉ। पार्लियामेंट स्पेसिफिकली पार्लियामेंट लिखा है, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर नहीं करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बनाएगा। अरे यार, ठीक है, क्या कर सकता है, लॉ बना के प्रिस्क्राइब कर सकता है circumstances under which a person may be detained for more than 3 months without the opinion of advisory board। तो अपन ने क्लॉज 4 में देखा कि 3 मंथ का टाइम, 3 मंथ के अंदर अंदर एडवाइजरी बोर्ड को अपना ओपिनियन देना ही है, और अगर उससे लंबा खींचा तो वो इलीगल हो जाएगा। बट यहाँ पे पार्लियामेंट लॉ बना के ये बता सकता है, कुछ कुछ सिनेरियोज बता सकता है कि आप जो 3 महीने का टाइम पीरियड है ओपिनियन देने का, उसको एक्सीड कर सकते हैं। ये पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है क्लॉज ए के द्वारा। फिर क्लॉज बी अपन ने देखा था, मैक्सिमम पीरियड बता सकता है फॉर विच एनी पर्सन मे बी डिटेन्ड अंडर एनी प्रिवेंटिव डिटेंशन, वो मैक्सिमम पीरियड बता सकता है। फिर जो प्रोसीजर फॉलो करना है एडवाइजरी बोर्ड को इंक्वायरी करने के लिए, अपना ओपिनियन देने के लिए, वो उसका प्रोसीजर क्या होगा वो भी पार्लियामेंट बताएगी, आर्टिकल 22(4) में जो भी प्रोसीजर उनको फॉलो करना होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को हो तो बताओ, बाकी अपना खत्म। 21, 21 ए और 22 हो गया।